हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो हम पढ़ रहे थे मेमोरी के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने किया था मेमोरी के टाइप। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने किया था मेमोरी के टाइप, और जिसमें हमने जाना था कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो मेनली हमने जाना था कि मेमोरी होती है 4 टाइप की। कौन कौन सी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर कि मेमोरी 4 टाइप की होती है मेनली। पहला टाइप हमने जाना था सेंसरी मेमोरी, और सेकंड में हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म मेमोरी, और थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था वर्किंग मेमोरी, और उसके बाद में लास्ट एंड फोर्थ टाइप में हमें पढ़ा था हमारा LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर हमने देखा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 प्रकार से बताया गया है। तो वह कौन कौन से थे, तो वह थे डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव। फिर डिक्लेरेटिव के भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो डिक्लेरेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और वो 2 पार्ट थे एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। तो ये तो थे अपनी मेमोरी के टाइप्स। ये मैंने इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो जाए और आपको लगे कि बीच में कुछ गैप नहीं आया है, कि हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे इससे पढ़ते हैं। ये तो थे मेमोरी के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमने एक ये भी पढ़ा था कि मेमोरी के 2 एस्पेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेमोरी के 2 एस्पेक्ट होते हैं मेनली, यानी कि पहलू। 2 पहलू होते हैं। तो वो 2 पहलू कौन कौन से होते हैं अगर आपको याद है तो वे 2 पहलू थे। नंबर 1 रिमेम्बरिंग और दूसरा था फॉरगेटिंग। क्या था गाइज, दूसरा फॉरगेटिंग। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रिमेम्बरिंग को कहा जाता है याद करना या याद रखना या करना, और फॉरगेटिंग होता है भूल जाना। तो ये 2 एस्पेक्ट थे, और हमने जाना भी था मेमोरी के 2 एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव कौन सा होगा, ये हमारा होता है पॉजिटिव। हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के चल रहे हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। ये होता है हमारा पॉजिटिव और ये होता है हमारा नेगेटिव, यानी कि एक ऋणात्मक होता है एस्पेक्ट, एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव वो होगा जिसमें हम चीजें याद रख पाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिमेम्बरिंग, और नेगेटिव वो होगा जिसमें हम चीजें भूल जाते हैं, यानी कि फॉरगेटिंग। तो ये तो थे मेमोरी के 2 एस्पेक्ट। अब 2 एस्पेक्ट से आगे हम जानेंगे कि नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग क्या होता है, यानी कि स्मरण का स्वरूप कह सकते हैं हम, या फिर इसकी प्रकृति कैसी होती है, किसकी, याद करने की। ये तो हमने ऐसे अपने याद करने के लिए अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लिया कि याद रखना। अगर असल में हम देखें रिमेम्बरिंग का मतलब क्या होता है, रिमेम्बरिंग का मतलब होता है स्मरण करना, और फॉरगेटिंग होता है विस्मरण। तो आपको एग्जाम में याद करना या याद रखना नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा स्मरण या विस्मरण, क्योंकि यही शुद्ध हिंदी होती है इनकी। तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग। नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग हम देखेंगे, यानी कि इसका स्वरूप कैसा है स्मरण का। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्मरण, यानी कि याद रखना या करना। तो इसका नेचर 2 तरह से होता है मेनली। एक तो होता है, यहां पर देखेंगे नंबर 1 पे हम सेम टू सेम चीज याद करना, यानी कि जो भी हमें दिया गया है उसे हम वैसे का वैसा ही याद कर ले, तो वो होता है सेम टू सेम, यानी कि जो का त्यों। ना तो हम इसमें कोई बदलाव करेंगे और ना ही कुछ इससे अधिक सीखेंगे, मतलब जैसा दे दिया है, जितना दे दिया है हम उतना ही याद करेंगे, तो वो होता है सेम टू सेम। अब आपको जो बुक में लिखा गया है या फिर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बिल्कुल वैसा का वैसा ही याद कर लेते हो, तो उसे कहा जाएगा सेम टू सेम रिमेम्बरिंग, और इसको एक नाम दिया गया है, उसे कहा गया है कॉल्ड, यहां पर हम लिखेंगे रिप्रोडक्टिव रिमेम्बरिंग। क्या कहा गया गाइस, इसे रिप्रोडक्टिव
रिमेम्बरिंग इसको नाम दिया गया है, यानी कि चीजें जैसी दी गई हैं वैसा के वैसा हम इसको याद कर लें। अब दूसरा हम देखते हैं, ये तो था सेम टू सेम याद करना। अब हम कुछ इस तरह से याद करें कि विद सम चेंजेस, विद सम चेंज, यानी कि हम चीजों को कुछ बदलाव करके उनमें कुछ फेर बदल करके याद करें तो वो होगा कि यानी कि हमने उसमें कुछ चेंज किया है, चेंज के साथ में कुछ बदलाव के साथ में, चाहे वो बदलाव हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हो, हमारे अकॉर्डिंग हो, या फिर कुछ ऐसे तरीके हम अपना लेते हैं कि जिनसे हमें जल्दी से याद हो जाए चीजें, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर लेते हैं, आगे आगे का एक अल्फाबेट उठा के याद कर लेते हैं जिससे हमें पूरा नाम याद रहे, पूरी लाइन याद रहे। तो मतलब कुछ अपनी कुछ टेक्निक होती हैं जिनसे हम चीजों को फेर बदल करके थोड़ा छोटा करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या किया हमने, ये हमने किया कुछ बदलाव के साथ में हमने चीजों को याद किया, कुछ बदलाव के साथ। तो इसे क्या कहा गया है यहां पर हम लिखेंगे, जैसे इसे पहले सेम टू सेम को कहा गया था रिप्रोडक्टिव, और इसे कहा गया है क्रिएटिव रिमेम्बरिंग, क्रिएटिव रिमेम्बरिंग, और इसे हिंदी में कहा जाता है रचनात्मक स्मरण। तो क्या हो गया इसमें कहा कि हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके ही सीखते हैं। तो ये तो था हमारा नेचर किसका, रिमेम्बरिंग का। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो हमारी रिमेम्बरिंग को प्रभावित करते हैं, हमारी रिमेम्बरिंग पर प्रभाव डालते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं हम। अब हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स इफेक्ट रिमेम्बरिंग, फैक्टर्स इफेक्ट रिमेम्बरिंग, यानी कि हमारी जो रिमेम्बरिंग है, स्मरण शक्ति है, उसको क्या चीजें प्रभावित करती हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए गाइस क्या होता है, यहां पर इंटरेस्ट आ जाता है जो याद कर रहा है उसका, यानी कि हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। अब देखिए जो सीखने वाला है अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा कुछ सीखने का या कुछ याद करने का, तो कैसे भला वो चीजों को याद कर पाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आपको जबरदस्ती किसी चीज पर बिठा दिया गया है जो आपका सीखने का बिल्कुल ही मन नहीं है, उस चीज को याद करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। अब ध्यान से देखिए, आपको कई बार डांट पीट के माँ बाप के द्वारा बिठाया दिया जाता कि आप पढ़ो, तो आप बुक लेके तो बैठ जाते हो। तो क्या वैसे टाइम पे, वैसे सिचुएशन पे आपको वो चीजें, आपको क्वेश्चन आंसर याद रहते हैं, हो पाते हैं? नहीं हो पाते, क्योंकि उस टाइम पे आपका इंटरेस्ट नहीं होता। और इसके विपरीत जब आपका इंटरेस्ट होता है तब आप बुक लेके बैठते हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो, तो एक बार में ही पढ़ने से आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं। क्यों हुए? क्योंकि अब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैठे हो, अब आपकी रुचि थी इसको करने के लिए, तभी आपको जल्दी से ये चीजें याद हो गई। तो लर्नर का इंटरेस्ट काफी इफेक्ट करता है, काफी प्रभाव डालता है रिमेम्बरिंग के ऊपर। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम देखेंगे, यहाँ पे लर्नर की हम बात करें, एज ऑफ लर्नर। एज ऑफ लर्नर, अब देखिए एज ऑफ लर्नर, आप कहेंगे कि ये जैसे से हम बड़े होते वैसे चीजें तो हमें याद होनी चाहिए, लेकिन नहीं, एक एज के बाद जब हम चीजें याद करते हैं तो हम भूलना शुरू कर देते हैं। अब आप यंग एज पे हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, आप चीजों को भूलते नहीं हो, कहीं भी रखकर भूलते नहीं हो। लेकिन जो आपसे बड़े हैं, जो आपके दादाजी हैं, या फिर जैसे जैसे आपके माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही है, वह चीजों को भूलने लग जाते हैं। आप भी कई बार कह देते हो कि पापा हमने कल ही तो बताया था आपको ये चीज लेके आनी और आप लाना भूल गए, या पापा आपने ये चीज यहाँ रखी थी आपको याद नहीं है, आप ही रख के भूल जाते हो। तो यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि एज ऑफ लर्नर, जो यंग एज होती है उसको जल्दी हो जाती हैं चीजें याद, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी रिमेम्बरिंग पावर पे, हमारी कैपेसिटी पे रिमेम्बरिंग की, उस पे असर पड़ता है, ये वीक होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम 16 प्लस होते हैं, वैसे अगर आप किसी को देखो 16 प्लस के ऊपर, उनको चीजें कंपैरेटिवली यंगर के काफी कम याद रहती हैं। तो कहा गया है कि यहाँ पर एज का रिमेम्बरिंग पर बहुत ही असर पड़ता है। अब हम देखते हैं नंबर 3 कि नंबर 3 ऐसा कौन सा रीजन है जिससे हमारे रिमेम्बरिंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 3 पर एक तो होता है हमारा मोटिवेशन, हम देख लेते हैं।
जैसा कि इंटरेस्ट होता है वैसे ही मोटिवेशन ऑफ लर्नर कह सकते हैं। यानी कि किसी चीज को अगर हमें याद करना है, उसके पीछे हमारा मोटिवेशन ही नहीं है, हमारा कुछ उसके अंदर अभिप्रेरणा हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम क्या उस लर्निंग को, उस काम को याद रख पाएंगे? नहीं ना, नहीं रख पाएंगे। इसके साथ साथ आता है, जैसे मोटिवेशन होता है वैसे ही आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड भी बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट करता है जैसे कि करता है इंटरेस्ट और मोटिवेशन। अगर आप अच्छे एटीट्यूड से करोगे, अगर आपका एटीट्यूड है कि हाँ मैं ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको मैं जल्दी ही याद कर लूंगा, जल्दी ही समझ के याद कर लूंगा, तो आप कर लोगे। अगर आपने पहले ही हार मान ली कि नहीं मुझे तो मेमोरी समझ में ही नहीं आता, मुझे चाहे मैं कितनी ही वीडियो देख लूं, किसी की भी वीडियो देख लूं, मुझे याद नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, तो आप ये एटीट्यूड लेके चलोगे कि मुझे समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं किसी की भी वीडियो देख लूं, किसी का भी पढ़ाया हुआ पढ़ लूं, तो आपको सच में मेमोरी समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये देखते हो कि हाँ मुझे समझ में आ जाएगा, मैं इसको समझ के ही मानूंगा, ऐसे दृढ़ निश्चय लेके चलते हो कि समझ में आ जाएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हो, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ये तो था हमारा 4th पॉइंट, एटीट्यूड ऑफ लर्नर। और इसके साथ में एक और चीज आती है जो कि होती है नंबर 5th। नंबर 5th पे होता है IQ लेवल, IQ लेवल ऑफ लर्नर। अब आपने देखा होगा कई बार कि जिनका IQ लेवल अच्छा होता है उन्हें चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, और जिनका थोड़ा कम होता है उनको वही चीज 10 बार 20 बार या फिर 5 बार दोहराने से वो चीजें याद होती हैं। तो ये क्यों होती हैं? ये होती हैं IQ लेवल की वजह से, कि IQ लेवल जितना अच्छा होता है हमें उतनी जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, और थोड़ा अगर कम होता है IQ लेवल तो हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है और ज्यादा बार रिपीट करके हमें वो चीजें याद होती हैं। तो ये थे 5 मेन रीजन। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक रीजन हमारा और बनता है जिसमें आता है कि जो हम चीज सीख रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल हम पढ़ रहे हैं वह कैसा है। जैसे हम इसको लिखेंगे मटेरियल ऑफ जो भी हम पढ़ रहे हैं लर्निंग, यानी कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका मटेरियल कैसा है। अगर बहुत ही ज्यादा हमने पढ़ लिया, लेंथ काफी ज्यादा है जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जो भी हम याद कर रहे हैं, तो हमें इतनी बड़ी लेंथ याद नहीं होगी, हमें थोड़ा टुकड़ों में करके पढ़ना पड़ेगा। और अगर जो भी मटेरियल हमारे पास है लर्निंग के लिए, याद करने के लिए, वो अगर स्पष्ट नहीं है, थोड़ा स्पष्ट नहीं है, तो वो भी हमें जल्दी से याद नहीं होगा। और अगर हम देखते हैं कि एक समय पर, यानी कि लगातार अगर हम पढ़ते रहते हैं तो भी हमें चीजें याद नहीं रहती। तो इसलिए कहा भी गया है कि जब हम पढ़ने बैठें तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में हमें 5-5, 6-6 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड भी तो थक जाता है, हम भी तो थकते हैं, तो वैसे हमारा माइंड भी तो थक जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जैसे जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा बीच में गैप लेना चाहिए, यानी कि टाइम का अमाउंट हमें थोड़ा फिक्स करना चाहिए कि 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद हमें जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद में ब्रेक ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आप फ्रेश बने रहेंगे और आपको चीजें जल्दी याद होंगी। तो ये थी हमारी फैक्टर इफेक्ट जो करते हैं रिमेम्बरिंग को। अब हम देखते हैं फॉरगेटिंग के बारे में। तो हम हेडिंग डाल देते हैं फॉरगेटिंग के बारे में, फॉरगेटिंग। तो फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग होता है विस्मरण, या इसे हम विस्मृति भी कह सकते हैं, विस्मृति। और अगर हम नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज हम यूज करते हैं रोजाना, तो वो होता है भूलना। तो क्या होता है फॉरगेटिंग? फॉरगेटिंग होता है कि जो भी चीज हमने पहले सीखी है, जो भी चीज हमने याद की है, वह किसी ना किसी वजह से हम याद ना कर पाए, रिपीट ना कर पाए, तो वो होता है फॉरगेटिंग।
तो फॉरगेटिंग हर रोज हमें कभी ना कभी तो हो ही जाती है, दिन में एक दो बार तो हमें सामना करना ही पड़ता है फॉरगेटिंग का। कभी हम कोई चीज रखकर भूल जाते हैं, तो एग्जाम में भी हमें इसका सामना करना पड़ता है। हम कहते हैं कि हमने क्वेश्चन याद किया था लेकिन हम भूल गए हैं। तो ये क्यों होता है और क्या होता है फॉरगेटिंग और इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं अभी। तो फॉरगेटिंग के सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एक जो कि काफी अच्छी है। तो यह फॉरगेटिंग की डेफिनेशन दी है मन ने। किसने दी है? मन ने। तो वो क्या कहते हैं फॉरगेटिंग के बारे में? ये कहते हैं, हम लिख लेते हैं इस डेफिनेशन को। फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन और टू बी एबल to recall what has been acquired। तो क्या कहते हैं मन कहते हैं कि फॉरगेटिंग इज फेलियर टू रिटेन और टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड। अगर इसे हिंदी में लिखना चाहे तो मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। हिंदी में है कि भूलना ग्रहण की गई सामग्री को धारित रखने की असफलता या प्रत्याहन में असफलता है। तो इसका सीधा मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि जो भी हमने प्रीवियस में सीखा था, जो भी नॉलेज हमने इकट्ठी की थी, याद की थी, उसे हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते, दोबारा याद नहीं कर पाते, तो वह होता है फॉरगेटिंग। तो ये तो था इसका मीनिंग। और अगर आप इसको देखना चाहें आगे, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? तो इसका मीनिंग निकल के आता है जो कुछ भी हमने सीखा वह जरूरत पड़ने पर याद न आना क्या होता है? फॉरगेटिंग होता है। यानी कि जो स्मरण नहीं है, जो स्मरण ना हो वही क्या है? विस्मरण। जो हमारी स्मृति में ना हो वही क्या है? विस्मृति। तो यह तो था फॉरगेटिंग की डेफिनेशन। अब फॉरगेटिंग की डेफिनेशन है तो फॉरगेटिंग भी दो तरह से मानी गई है। साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो दो टाइप की फॉरगेटिंग पर फोकस करते हैं। तो वह कौन कौन सी है यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉरगेटिंग टू टाइप, फॉरगेटिंग के टू टाइप्स का जिक्र किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है पैसिव फॉरगेटिंग, पैसिव फॉरगेटिंग। और दूसरा है एक्टिव फॉरगेटिंग। अब इनका मीनिंग देखते हैं हम, मीनिंग क्या निकलता है इनका। जो पैसिव फॉरगेटिंग है इसको हिंदी में कहेंगे हम एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रम। यानी कि अगर इसको लाइन में लिखा जाए तो इसको कहा जाता है फॉरगेटिंग ए पैसिव मेंटल प्रोसेस। यानी कि और इसकी शुरुआत मतलब इसको किसने इसका फोकस किया है, किसने इसकी तरफ कहा है ये बात कि पैसिव फॉरगेटिंग होती है? तो यह कहा है एबिंगहॉस ने। और एबिंगहॉस ने क्या कहा कि मेमोरी जो होती है, जो हमारी फॉरगेटिंग होती है, एक पैसिव फॉरगेटिंग होती है, यानी कि एक पैसिव प्रोसेस होता है। कैसे होता है? तो उन्होंने कहा, यह सब उन्होंने साबित किया एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट किया था एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। और कब किया था? 1885 में। उन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे यूजलेस या हम कह सकते हैं नॉनसेंस वर्ड लिए थे, आइटम लिए थे, जिनको उन्होंने एक लिस्ट बना ली थी उन आइटम की, और फिर उन्होंने उन वर्ड्स को याद किया था। और उन्होंने फिर इन वर्ड्स को एक बार याद करने के बाद में डिफरेंट टाइम में इनको रिपीट किया, बोल के देखा कि उन्हें कितने याद हैं। तो जैसा उन्होंने याद किया, याद करने के बाद में मान लीजिए कि उनके पास थी
20 आइटम थे और फिर उन्होंने 20 आइटम को याद किया, तो उन्होंने देखा कि 20 मिनट के बाद उन्होंने रिपीट करके देखा तो उन्हें याद थे। फिर उन्होंने देखा 1 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में, 3 घंटे के बाद में, तो उन्होंने देखा 2 घंटे के बाद रिपीट किया तो उन्होंने देखा कि 20 में से उनको अब 18 ही याद थे। फिर उन्होंने 2 दिन के बाद में देखा कि उस 20 में से उनको अब सिर्फ 10 ही याद थे। और ऐसे ही उन्होंने 30 दिन के बाद में देखा तो उनमें से 20 में से मान लीजिए उनको सिर्फ 2-3 ही याद थे। तो ये जैसे जैसे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, गैप होता गया, वैसे वैसे चीजें, वैसे वैसे आइटम वो भूल गए। तो ये क्या कहना चाहते हैं, पैसिव फॉरगेटिंग। तो पैसिव फॉरगेटिंग में मेन जो फोकस है जिस लाइन पर, वो ये है कि अगर हम जो सीखी गई चीज है या जिससे हम सीख रहे हैं उसको हम रिपीट ना करें, बार बार में उसको दोहराए ना, तो चीजें हम टाइम के अनुसार भूल जाते हैं अपने आप ही। तो क्या कहते हैं, समय बीतने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ हम सीखी गई सामग्री को या सीखी गई चीजों को, मटेरियल को भूल जाते हैं और ये स्वाभाविक प्रक्रिया या फिर अपने आप ही हो जाता है। तो नेचुरल भी है, क्योंकि जब हम किसी चीज को दोहराएंगे नहीं तो हम चीजें भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए ये कहता है कि ये एक पैसिव फॉरगेटिंग है, यानी कि पैसिव प्रोसेस है फॉरगेटिंग का, जो क्या कहता है, निष्क्रिय। यानी कि अगर हमें प्रयोग में नहीं लाए उस चीज को, उसको रिपीट नहीं किया, जैसे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था कि पहले इन्होंने देखा कि 2 घंटे के बाद में इन्हें 20 में से 18 ही याद थे। अगर वह उन चीजों को दोबारा से देख के एक बार रिपीट कर लेते, याद कर लेते, तो उनको 18 से फिर से उनके 20 वर्ड हो जाते, लेकिन उन्होंने याद नहीं किया और उन्होंने टाइम गैप के बाद में फिर से देखा कि उनको अब कितने याद हैं। तो ये होता है पैसिव फॉरगेटिंग, यानी कि निष्क्रिय विस्मृति होता है कि हम टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे हम चीजों को भूल जाते हैं। अब एक्टिव फॉरगेटिंग वाले क्या कहते हैं, एक्टिव फॉरगेटिंग वाले कहते हैं कि फॉरगेटिंग एक एक्टिव यानी कि एक सक्रिय प्रोसेस है। कैसे है, और इसका किसने कहा, कि कौन थे इस पक्ष में जो कहते थे कि हम मानते हैं कि फॉरगेटिंग एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। तो ऐसे थे मेल्टन, इरविन और 1-2 म्यूलर, और इनके साथ में इनके साथी थे कुछ जो कहते थे कि फॉरगेटिंग एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। कैसे है वो एक्टिव फॉरगेटिंग मेंटल, कैसे कहते हैं, वे कहते हैं कि हर दिन हम नए नए काम करते हैं, नए नए कार्य करते हैं और नए माइंड बिजी हो जाता है नई चीजों को सीखने के लिए, और उसी वजह से हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, हम इसके बारे में लिख लेते हैं। कहते हैं कि हर दिन नए नए कार्य को करने या सीखने से, नए नए कार्य को करते हैं या सीखते हैं जिसमें हम सक्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के में, और इनमें सक्रिय रहने की वजह से, सक्रिय होने की वजह से पहले वाली लर्निंग को, पहले वाली चीजों को, या फिर हम कह सकते हैं पहले की बात को या बातों को भूल जाते हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, हमने देखा कि फॉरगेटिंग 2 टाइप से होती है। एक का तो कहा गया है कि वह मेंटल यानी कि पैसिव मेंटल प्रोसेस है, और एक कहते हैं कि यह एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। तो जिनमें एक्टिव मेमोरी यानी कि एक्टिव फॉरगेटिंग कहा है प्रोसेस, उसमें क्या कहा है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और जिसमें हम नया सीखते हैं तो हम अपने माइंड को एक तरह से एक एक्टिव तरीके से उसमें बिजी रखते हैं, यानी कि एक्टिवली हम चीज को सीखते हैं, जिसकी वजह से हम
पुरानी चीजों को भूल जाते हैं और इसी वजह से हमें पुरानी चीजों की फॉरगेटिंग हो जाती है। तो ये 2 टाइप की मेमोरी हो गई, यहाँ पर फॉरगेटिंग हो गई, मेमोरी नहीं फॉरगेटिंग हो गई। और एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर फॉरगेटिंग से। तो अगर आप फॉरगेटिंग के फैक्टर अफेक्टिंग देखना चाहते हैं तो आपको मेरी एक वीडियो है जहां प्लेलिस्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वहां पे जाके भी मिल सकती है आपको फैक्टर अफेक्टिंग फॉरगेटिंग। नहीं तो मैं अलग से उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी फैक्टर अफेक्टिंग फॉरगेटिंग देख सकते हैं। और हम अभी देखते हैं कि जो मेन क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि डिके थ्योरी, और एक क्वेश्चन आता है फॉरगेटिंग कर्व के बारे में, फॉरगेटिंग कर्व। तो ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि डिके थ्योरी और फॉरगेटिंग कर्व किसने दिया है। तो यह दिए हैं, किसने दिए हैं गाइज, ये है एबिंगहॉस ने, एबिंगहॉस ने यह दिए हैं, दोनों ही, डिके थ्योरी भी और फॉरगेटिंग कर्व भी। फॉरगेटिंग कर्व तो इनका यहाँ पे आया था पैसिव फॉरगेटिंग का, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि समय बीतने के साथ हम चीजें भूल जाते हैं, तो इसी के आधार पर उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व बनाया था। तो यह था फॉरगेटिंग कर्व। यह सीधा पूछ लिया जाता है कि फॉरगेटिंग कर्व किसने दिया है, तो एबिंगहॉस ने दिया है। और सीधा पूछ लिया जाता है डिके थ्योरी किसने दी है, तो वह डिके थ्योरी दी है हमारे एबिंगहॉस ने। अब आप देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग की वीडियो इससे आगे, जो कि पहले बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकता है। तो फॉरगेटिंग कैसे होती है, उसके फैक्टर कौन कौन से, उससे अगर मोटे तौर पे हम देखना चाहें तो मोटे तौर पे होता है ऐसे ही, फैक्टर्स के रिलेटेड टू लर्नर। यह कह सकते हैं कि जो लर्निंग का मटेरियल होता है उसके जो कुछ फैक्टर होते हैं जिनसे हमें फॉरगेटिंग हो जाती है, जैसे कि लर्निंग मटेरियल का नेचर क्या है, जैसे कि लेंथ क्या है, और हम कौन से मेथड से लर्निंग कर रहे हैं, कौन से मेथड से हम याद कर रहे हैं, या फिर कोई जो आइटम जिसको हम याद करें उनकी पोजीशन क्या है। ये कुछ चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ में अगर लॉन्ग टाइम के बाद में, मतलब काफी लंबे समय के बाद में अगर हम किसी चीज को याद कर रहे हैं तब भी हमें आधी अधूरी याद रहती है, यानी कि समय बीतने के साथ चीजों को भूल जाते हैं। या फिर अगर आपको मोटा मोटा लिखना भी है तो चलो मोटा मोटा मैं 2-3 पॉइंट लिख भी देती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे जो नॉर्मल से हमारे होते हैं जो फॉरगेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें आता पहला लॉन्ग टाइम, यानी कि काफी लंबे समय के साथ में हम चीजों को भूल जाते हैं। एक होता हमारा हेल्थ, यानी कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी हमें फॉरगेटिंग हो जाती है, यानी कि फीवर हो या फिर कुछ और बीमारी हो रिलेटेड हमें हेल्थ से, तो भी हम चीजें भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग हो जाती है। एक होता है हमारा मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट। तो मेंटल स्टेट में क्या क्या आ जाता है, मेंटल स्टेट में आ जाता है कि आप स्ट्रेस में हो तो भी चीजें भूल जाते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ना हो तो भी आपको चीजें अच्छे से आप याद नहीं कर पाते, और अगर आप बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में लेके चल रहे हो स्टडी के टाइम पे तो भी आपको चीजें याद नहीं होती। और एक होता है प्रेशर, कि जब आप ज्यादा प्रेशर में होते हो तो चीजें आपको जल्दी से याद नहीं होती। तो ये तो था मेंटल स्टेट के अंदर। उसके साथ साथ में एज भी काफी इफेक्ट डालती है फॉरगेटिंग में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपने देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग हैं वो चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। और इसमें आईक्यू लेवल भी आ जाता है, इसमें इमोशनल फैक्टर भी आ जाता है, और भी कई ऐसी चीज फैक्टर हैं जो आपको फैक्टर अफेक्टिंग वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहिए अपने इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।